नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टुडे इज थर्सडे 14 अक्टूबर 2021। आज हमारे वीक की पहली क्लास होती है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, एज यू नो कि हमारा स्केड्यूल है। तो आज इंशाल्लाह हम अपने लास्ट जो हमने क्लास में इट वाज सैटरडे और 9 अक्टूबर 2021 डेप्रिसिएशन का जितना हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था, आज इंशाल्लाह उससे आगे की बातें करेंगे। अब यहाँ देखिएगा, देखिए मैंने अभी आपको एक ओवरव्यू भी दिया था रिकॉर्डिंग करने से पहले। तो यहाँ पे आप देखें, ये पहला सवाल था जो हमने कॉस्ट कैलकुलेट की थी। ये क्वेश्चन नंबर 2 था लास्ट क्लास में, जिसमें हमने 4 डिफरेंट मेथड से डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की थी। फिर ये आपके पास इसके ये 4 डिफरेंट मेथड से कैलकुलेशन है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था फार्मा पाकिस्तान, जिसमें 3 रिक्वायरमेंट थी। कॉस्ट कैलकुलेट करें, 3 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। ये आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट नीचे आ रही है, आधा मौजूद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, और उसके बाद गेन ऑब्लिक लॉस ऑन डिस्पोजल। आज इंशाल्लाह इससे आगे की बात होगी। ये हमने यहाँ कॉस्ट कैलकुलेट की थी, ये हमने 3 साल के डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे हमने गेन और लॉस की कैलकुलेशन। आज इस टॉपिक को इंशाल्लाह फर्दर आगे बढ़ाएंगे। टॉपिक का नाम तो हमारा टेंजिबल नॉन करंट एसेट है, जो हमारा चैप्टर है, लेकिन बेसिकली इसको ज्यादातर कॉमनली स्टूडेंट किस तरह से पुकारते हैं, डेप्रिसिएशन। यानी वो कहते हैं कि हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है आजकल, डेप्रिसिएशन। तो टेंजिबल नॉन करंट एसेट हमारे सिलेबस में इस चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 9 है, ये बात आपको पता है। और टेंजिबल नॉन करंट एसेट जो है बेसिकली वो एसेट्स होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, और जो फिजिकली एग्जिस्टेंस रखते हैं, जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, जिनको हम लाइक यहाँ पे टच कर सकते हैं। तो ये हमारे फिजिकल नॉन टेंजिबल नॉन करंट एसेट। रिसोर्स भी हो और उसके बेनिफिट 1 साल से ज्यादा भी हो और फिजिकली एग्जिस्ट भी करते हो। तो टेंजिबल नॉन करंट एसेट के चैप्टर में हम लोगों ने बेसिकली जो चीजें डिस्कस की थी, वो हमने कॉस्ट की कैलकुलेशन सीख ली, हमने इस टॉपिक में डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन सीख ली, और हमने इस टॉपिक में जो है वो लॉस ऑन गेन ऑन डिस्पोजल। आज मल्टीपल कॉन्सेप्ट इसमें ऐड करूंगा। देखिए अब तक हम बड़ा सिरात मुस्तकीम चल रहे हैं, मतलब सिरात मुस्तकीम से मुराद इस टॉपिक में अभी हमने वेरिएशन को डिस्कस नहीं किया। आज बहुत ज्यादा वेरिएशन इंशाल्लाह मेरा प्लान है आपसे डिस्कस होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक तब्दीली में आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स में सॉल्व करूंगा। बहुत क्विक छोटे छोटे से सवाल मैं खुद बनाऊंगा, और उन छोटे छोटे सवालात को हम बहुत क्विक बेसिस पे सॉल्व करेंगे। देखिए असल इस टॉपिक की जान डेप्रिसिएशन है, उसकी कैलकुलेशन के डिफरेंट मेथड्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। अब डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन एग्जामिनर आपसे किसी भी मेथड से पूछे तो आपको वे पता है, लेकिन अब यहाँ पे जो मैंने अभी जुमला कहा कि हम बहुत सिरात मुस्तकीम चल रहे, अब हमने वेरिएशन पे जाना है। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, एक क्वेश्चन बना रहा हूँ। सपोज करें कि हमारे पास एक एसेट हमने परचेज किया। यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई हमारे पास एक कंपनी है और उसका नाम जो है वो एबीसी लिमिटेड या एबीसी ट्रेडर्स, एक बिजनेसमैन है, और उसने जो है वो एक मशीन परचेज की। ठीक है, एबीसी ट्रेडर परचेज अ मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीस 800,000। ऐसे एग्जांपल के तौर पे। अब मैं ज्यादा चूंकि लिख नहीं रहा हूँ, उसमें टाइम जाया होगा, मैं स्ट्रेट सिर्फ जो रेलिवेंट डेटा है ना वो यहाँ पे पुट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ परचेज, खास तौर पे जो मैं इस सवाल पे जा रहा हूँ डेट की वजह से। अभी जो मैंने कहा ना कि वेरिएशन सिखानी है, मैंने यहाँ पे लिख दिया डेट ऑफ परचेज। सपोज कर लेता हूँ 1 जनवरी 2017। हैप्पी न्यू ईयर। January 1, 2017 का सूरज जब शुरू हुआ तो हम मार्केट में गए और हमने एक मशीन खरीदी। कॉस्ट ऑफ मशीन 8 लाख रुपए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, हाउ मच इज दैट, रुपीस 800,000। अच्छा, अब यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो मशीन है
इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल जो जिंदगी है, जिसको आप लोग लाइफ कहते हैं, वो 7 साल है। ये भी एज्यूम कर लेता हूं कि इस एसिड की जो एस्टिमेटेड एसवी है, एसवी समझते हैं, सैल्वेज वैल्यू, वो 7 साल के बाद समथिंग इज बेटर देन नथिंग, 1 लाख में तो बिक जाएगी। मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, हमारी एस्टिमेशन है, कचरा भी बिकता है मार्केट में, तो ये आपकी एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू कितनी हो गई, 1 लाख रुपए। बस मैंने आपको इतना डेटा प्रोवाइड किया। यहाँ पे मैंने कहा मैं छोटी छोटी एग्जांपल करवाऊंगा और उन एग्जांपल्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको फर्दर ऐड करने जो हमने अब तक डिस्कस नहीं किए। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज कम टू द पॉइंट। यहाँ पे मैंने आपको लिखा कि रिक्वायर्ड, इस सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय SLM। डू यू नो व्हाट इज SLM? सिरात मुस्तकीम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा, अब ये जो है ना फॉर द ईयर एंडेड, ये पॉइंट टू बी नोटेड है, फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा, क्या ये जरूरी है कि हर कंपनी का ईयर एंड दिसंबर 31 को? फॉर द ईयर एंडेड जून 30। मैंने इसका ईयर एंड कब कर दिया? जून 30 2017 ने जून 30 2018। आपने कितने साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है? 2 साल का। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर द ईयर एंडेड जून 30 2017 एंड जून 30 2018। अब ये बताएं, आपने एसिड कब परचेज किया था? 1 जनवरी 2000। आपका ईयर एंड आ जाएगा जून 30 2017। कितने टाइम के बाद आपका ईयर एंड आ जाएगा? 6 महीने बाद। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे 6 महीने का रिकॉर्ड करेंगे और दूसरे साल का डेप्रिसिएशन पूरे साल का रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, मैं एक टाइमलाइन बना रहा हूँ और इस टाइमलाइन से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज करें ये हमारे पास जो है वो 6 महीने का टाइम पीरियड कर देते हैं, क्योंकि 6 महीने थोड़ा सा कम टाइम होता है, ये 6 महीने हो गए, तो ये हाजा कंप्लीट ईयर, ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा साल, राइट। ये 6 महीने तो ये आपका कंप्लीट ईयर हो गया, ठीक है। यानी पहला जो आपका टाइम पीरियड है वो 6 महीने का है और दूसरा जो टाइम पीरियड है वो आपका पूरे साल का है। हमें रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट एक्चुअली वी आर रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायरमेंट है? स्ट्रेट लाइन मेथड से क्या कैलकुलेट करना है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कौन कौन से ईयर एंड पे? देखिए, कंपनी का ईयर एंड यहाँ पे क्या बताया गया है? जून 30 2017 और जून 30 2018। आप ये बताएं, आपने एसेट कब परचेज किया? ओके, Jan 1 2017, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून। आपका पहला ईयर एंड कौन सी तारीख में आएगा? जून 30 2017। अभी आपने एसेट परचेज किया है, कितना टाइम गुजरा है? 6 मंथ। अब यहाँ पे मैं आपको मंथली डेप्रिसिएशन जो हमने अब तक किसी सवाल में नहीं डिस्कस किया उसकी बात होगी। उसके बाद जब अगला ईयर एंड आएगा वो जुलाई से शुरू हो गया साल, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2017, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून 2018। अब जब ईयर एंड आएगा तो वो कौन सी तारीख को आएगा? जून 30 2018। तो यहाँ पे क्या 6 मंथ है या 12 मंथ है? यानी ये पूरा साल है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग माशाल्लाह समझदार हैं। डू यू नो हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय स्ट्रेट लाइन मेथड? कॉस्ट 8 लाख रुपए,
माइनस सैल्वेज वैल्यू 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 7 साल। अच्छा, ये मैंने बड़ा सिरात मुस्तकीम मामला रखा है। 8 लाख रुपए का एसेट लिया, लाख रुपए की सैलरी लो, कितने हो गए? माइनस करो 7 लाख। 7 लाख को मैंने जानबूझ के 7 साल की लाइफ रखी ताकि मामला सिरात मुस्तकीम हो जाए। तो आपका पर ईयर कितना डेप्रिसिएशन है? लेकिन अब मसला ये है, अगर मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए लिख दिया तो मेमन भाई ये 1 लाख रुपए जो है ना, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पूरे साल का हो जाएगा। अभी मुझे एसेट को कितने महीने पे डेप्रिशिएट करना है? तो मल्टीप्लाई बाय 6/12। व्हाई 6/12? बिकॉज के देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन 1 ईयर, तो आप क्या कहेंगे? देयर आर 12 मंथ्स इन 1 ईयर। तो साल में 12 महीने होते हैं, अभी 6 महीने। अगर ये एसेट मैंने मार्च की पहली तारीख को परचेज किया होता, वॉइस प्लीज स्टॉप टॉकिंग, अगर ये मैंने एसेट मार्च की पहली तारीख को परचेज किया होता, मार्च अप्रैल मई जून कितने महीने होते? 4 महीने, 4/12। अगर ये मैंने मई की पहली को परचेज किया होता, मई में जून कितने महीने होते? 2/12। अब मैंने ये 6/12 से इसको जब सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ गया 50,000 रुपए। एम आई राइट? पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ रहा था 1 लाख, तो 6 महीने का कितना आ गया? अच्छा, अब मैं यहाँ पे मजीद आगे बढ़ रहा हूँ, जून की 30 तारीख 2018। अब मेरे पास इसी एसेट को मैं देख रहा हूं कि 8 लाख रुपए मेरे पास एसेट की कॉस्ट माइनस लाख रुपए की सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 7। अच्छा, क्या इसके ऊपर फ्रैक्शन अप्लाई होगी? अगर आपका दिल चाह रहे तो आप 12/12 कर सकते हैं। व्हाट इज 12/12? इसका आंसर 1 आएगा। 12/12 का आंसर क्या आएगा? ये तो पूरा 1 से मल्टीप्लाई होकर आंसर कितना आ जाएगा? अब ये आप फ्रैक्शन रखे या ना रखे, नो इश्यू एट ऑल। ये तो मैंने बस सीन को लंबा करने के लिए ऐसी फ्रैक्शन यहाँ पे रखी, अदरवाइज इसकी जरूरत, ठीक है ना भाई। साल में 12 महीने होते, पूरे साल का निकालने डेप्रिसिएशन। तो मैंने एसेट कितने साल फिल वक्त डेप्रिशिएट किया? 1.5 साल। मैं जी बोले 2017 वाला। 2017 में आपने एसेट कौन सी तारीख को परचेज किया है? 1 जनवरी। क्या हर कंपनी का ईयर एंड दिसंबर 31 पे होना जरूरी है? नहीं। ये बताओ आपका ईयर एंड कौन सी तारीख पे हो रहा है कंपनी का? जून 30। जैन 1 2017 से जून 30 2017 जब आएगा कितने महीने लगेंगे? तो इसका मतलब है पहले कट ऑफ पे कितने महीने का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे? तो मैंने क्या किया, कॉस्ट माइनस सैलरी वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। ये आंसर तो आता है पूरे साल का डेप्रिसिएशन। क्या आता है इससे? तो क्या पूरा साल गुजर गया? कितने महीने गुजरे? मल्टीप्लाई बाय 6/12, ताकि ये डेप्रिसिएशन कितने महीने को आ जाएगा। और उसके बाद 12/12 क्यों किया है? उससे पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ रहा है। ये करने की जरूरत नहीं थी, मैंने एक्स्ट्रा किया। अच्छा, यहीं पे एक बात आपको और सिखानी है। मैं यहीं पे थोड़ी तब्दीली लाना चाह रहा हूँ, और तब्दीली ये है कि क्या 1.5 साल में इसकी जिंदगी खत्म हो गई? अच्छा, दूसरी बात ये है, आप एक एसेट को खरीद के लाते हैं और आप सोचते हैं कि इसकी लाइफ एस्टिमेटेड 8 साल है। क्या ये बात कहीं लिखी हुई है कि 8 साल इस एसेट को अपने साथ रखना लाजिम व मलजूम है? क्या आप 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बाद एसेट को बेच नहीं सकते? आपकी मर्जी है। अब सपोज करें हमने लास्ट एक क्वेश्चन किया था, वहां पर भी हमने एसेट को बेचा था, लेकिन वहां पर एसेट को, एक्सक्यूज मी प्लीज स्टॉप राइटिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो वहां पे हमने जब एसेट को बेचा था तो वहां हमने एसेट को एग्जैक्टली कितने साल इस्तेमाल करके बेचा था? 3 साल। अभी इस एसेट को इस्तेमाल किए हुए सिर्फ 1.5 साल हुआ है। कोई ऐसी शरई पाबंदी नहीं है कि आप बेच नहीं सकते। आपका एसेट है, आप ऑन करते, आपकी मर्जी, आप बेचें या इस्तेमाल करें। बहरहाल थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसी सवाल को आगे बढ़ाता हूँ, और इस सवाल में कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ। और वैल्यू एडिशन करने के लिए मैं काम ये करता हूँ, इसको मैं कॉपी करके नेक्स्ट शीट पे जो है ना, इसको मैं करता हूँ पेस्ट, ताकि मैं इसमें तब्दीली करके इसको आपको थोड़ा सा फर्दर
एक्सटेंड करूं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने ही जा रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक जुमला ऐड कर दिया कि भाई आपने एसेट को बेच दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे एक जुमला ऐड कर रहा हूं, एसेट आपने सेल किया है, डिस्पोजल डेट बता रहा हूं यहाँ पे कि कौन सी तारीख को आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया। डिस्पोजल का मतलब बेचना। ठीक है, डिस्पोजल डेट आपके पास आ रही है, सपोज कर लेता हूं 17 के 6 महीने इस्तेमाल किया, 18 पूरा साल इस्तेमाल किया, हम 2019 के सपोज कर लेते हैं कि मार्च की 31 तारीख 2019, यानी अब अगले साल कितने महीने इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, तो अगले साल कितने महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा, 3 महीने का, वो आएगा 25,000 रुपए। साल का जब 1 लाख रुपए है, आधे साल का 50,000 रुपए है, तो मेरे भाई 3 महीने का कितना आएगा, 25,000 रुपए। अच्छा, अब यहाँ पे मैं, प्लीज सुनिएगा जरा, प्लीज साइलेंट, आपने कौन सी डेट पे डिस्पोज ऑफ कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये भी बता रहा हूं कि डिस्पोजल वैल्यू कितनी थी, प्लीज साइलेंट, जिसको कहते हैं सेल प्रोसीड्स। यहाँ पे लिख रहा हूं मेरे पास जो सेल्स प्रोसीड्स आई है, यानी सेल प्रोसीड से क्या मुराद है, जो मैंने एसेट बेचा है वो कितने रुपए में बेचा है। यहाँ पे अब मैं आपको थोड़ा सा लॉस का कॉन्सेप्ट तो हम ऑलरेडी देख चुके थे, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट ऐड कर, थोड़ा गेन का। तो ये 8 लाख रुपए का एसेट है और पहले साल 50,000, फिर 1 लाख, फिर 25,000, तकरीबन 175, तो इसकी वैल्यू बच जाएगी तकरीबन 625। हम 6.5 लाख का बेच देते हैं, या हम एक काम करते हैं 6 लाख कोई 60,000 रुपए का बेच देते हैं। ठीक है, अब इधर देखिएगा, ये सेल प्रोसीड है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ, क्योंकि ये सवाल अलग है, वो पिछली शीट पे सवाल मौजूद था, वो आपको अलग नजर आएगा हैंडआउट में, जब मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा ये सवाल अलग है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी रिक्वायरमेंट को ऐड कर रहा हूँ। नंबर 1 तो मैंने लिख दिया, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय एसएलएम फॉर द ईयर एंडेड जून 2017। एक और ईयर एंड आएगा कब, जून 30 2000, और उसके बाद ईयर एंड नहीं आएगा। अच्छा, ये मैंने मार्च 31 तक ले गया हूँ, मार्च 31 तो 9 मंथ हो जाएंगे, हम दिसंबर गलती से ईयर एंड काउंट कर गए थे, मार्च 31 में 9 मंथ हो जाएंगे। यहाँ पे हम एक काम करेंगे, इसको डिस्पोजल डेट करेंगे जुलाई अगस्त सितंबर, कितने महीने में और कर रहा हूँ उसमें 3 महीने, ये मैंने दिसंबर के हिसाब से डेट ले ली थी, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ और सितंबर 30 क्या डेट रख रहा हूँ। भाई ये बताओ ना, आपका पहला ईयर एंड कब आएगा, जून 2017, आफ्टर 6 मंथ। दूसरा ईयर एंड कब आएगा, पूरे साल के बाद है। उसके बाद 2018 ही चल रहा है, और 2018 में जुलाई अगस्त सितंबर, इसको भी 2018 कर देता हूं, 2018 के सितंबर 30 पे आपने ये एसेट कितने रुपए में बेच दिया, सेल प्रोसीड 6,60,000। अब यहाँ पे कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर द ईयर एंडेड जून 2017 जून 2018 एंड ऑन सितंबर 30 2018। ये ईयर एंड नहीं है, ये ईयर एंड, बल्कि ये ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोजल डेट है, डिस्पोजल डेट है। अच्छा, और मैंने यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट नंबर ए, ये सवाल की क्या है, रिक्वायरमेंट नंबर ए। मैं इस सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर बी भी ऐड कर रहा हूं। हमें कैलकुलेशन करनी है गेन ऑब्लिक लॉस ऑन डिस्पोजल। क्या कैलकुलेट करना है, गेन ऑब्लिक लॉस ऑन डिस्पोजल। तो कितनी रिक्वायरमेंट मैंने इस पर ऐड कर दी सवाल में, 2। इस सवाल की पहली रिक्वायरमेंट क्या है, हमने क्या कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने मर्तबा कैलकुलेट करना है, 3 मर्तबा। 3 कट ऑफ है, ये देखिए मैंने तीनों हाईलाइट कर दिए। पहला कट ऑफ है जून 30 2017, दूसरा कट ऑफ है जून 30 2018, और तीसरा कट ऑफ है सितंबर 30 2018। पहला कट ऑफ आया 6 महीने बाद, क्योंकि हमने ड्यूरिंग द ईयर एसेट परचेज किया है अपने फाइनेंशियल ईयर के दौरान, तो 6 महीने बाद मेरा ईयर एंड आ गया।
दूसरा कट ऑफ आया जून 30 2018 पे, क्योंकि वो पूरा साल के बाद मेरा ईयर एंड हुआ। तीसरा कट ऑफ फौरन 3 महीने बाद आ गया, क्योंकि उन 3 महीने बाद मैंने एसेट को मार्केट में जाके बेच दिया। तो मुझे ये भी बताना है नंबर 1 कि मेरे पास इन 3 कट ऑफ पे कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट होगा, और सेकंड मुझे कैलकुलेट करना है गेन ऑब्लिक लॉस ऑन, मैंने जब एसेट को डिस्पोज ऑफ किया है तो मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो सबसे पहले तो मुझे इस टाइम लाइन को थोड़ा बढ़ाना होगा, ऐसे ही इस टाइम लाइन को मुझे थोड़ा सा फर्दर एक्सटेंड करना होगा, और मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मैं कब तक लेके जाऊंगा इस टाइम लाइन को, कहां तक? ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी टाइम लाइन को और बढ़ा दिया, और ये 3 महीनों का, ये कितना टाइम है? 3 महीने का मुझे फर्दर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो 3 महीनों का फर्दर जो मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करूंगा वो होगी सितंबर की 30 तारीख 2018, 3 मंथ्स। पिछले सवाल में सिर्फ क्या कैलकुलेट करना था? पिछले सवाल में सिर्फ क्या कैलकुलेट करना था? यहाँ पे रिक्वायरमेंट नंबर ए तो वही है कि आपने कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो क्या तीनों कट ऑफ हो गया या एक रह गया? कौन सा कट ऑफ का? सितंबर 30 2018। कॉस्ट कितनी रखूंगा? 8 लाख रुपए, माइनस क्या कर दूंगा? 1 लाख रुपए, डिवाइड किससे कर दूंगा? 7 से, कुछ मल्टीप्लाई करूंगा, 3/12। तो ये स्ट्रेट आपका आना चाहिए 25,000। अच्छा, मैं अगर इन तीनों का सम अप कर रहा हूं तो ये आ रहा है 175,000। एम आई राइट? अब मुझे कैलकुलेशन शो करनी है गेन ऑब्लिक लॉस ऑन डिस्पोजल की। तो गेन ऑब्लिक लॉस ऑन डिस्पोजल की जब भी आपको कैलकुलेशन करना पड़े तो उसका आसान सा तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले जिस दिन आपने एसेट को बेचा है उस दिन की बुक वैल्यू कैलकुलेट कर ले। उस दिन की बुक वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट बुक वैल्यू? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड, मतलब कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से आपको पता चल जाता है कि आपका एसेट कितने का था और कितना आप उसको डेप्रिशिएट कर चुके हैं। क्या वंस अपॉन अ टाइम आपने एसेट 8 लाख रुपए का खरीदा था, आपने पहले साल 6 महीने में 50,000, दूसरे साल पूरे साल में 1 लाख, और तीसरे साल 3 महीनों में, तो ओवरऑल आपने कितना डेप्रिशिएट कर दिया था? 1,75,000। आज आपकी बुक में इस एसेट की जो वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही है वो हो रही है 6,25,000। एम आई राइट? अब ये 6,25,000 रुपए वाली बुक वैल्यू का एसेट जब आप मार्केट में लेके जाते हैं तो मार्केट में ये एसेट आपका बिक गया 6,60,000। कम का बिका या ज्यादा का? मैंने यहाँ पे लिखा सेल प्रोसीड, एसपी, नॉट सिंध पुलिस, दिस इज सेल प्रोसीड्स। ठीक है, सेल प्रोसीड्स कितनी आई थी? 6 लाख। आजा मालूम? इधर देखो भाई, इधर देखो, ला मालूम तो इधर देखो भाई, इधर देखो, अब नजर आ रहा है? हाउ मच इज दैट? आपने कितने का बेचा ये एसेट? 6 लाख है, 6,60,000 का। इसकी बुक वैल्यू कितनी थी? तो एसपी में से आपने बुक वैल्यू को माइनस किया 6.25 लाख, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको 35,000 का पॉजिटिव आंसर आ रहा है। पॉजिटिव आंसर बोले तो गेन या लॉस? गेन ऑन डिस्पोजल। अच्छा, ये जो मैंने इतनी बड़ी एक्सरसाइज करवाई ना, इस एक्सरसाइज के पीछे एक कहानी है और वो कहानी बड़ी निराली है। और बात ये है कि हमारे पास एक्चुअली हो ये रहा है कि हमने इस सवाल में इस लॉजिक को फॉलो किया कि एसेट जितना टाइम हमारे साथ रहा
हमने उतने टाइम का क्या रिकॉर्ड किया। इसको कहा जाता है अकाउंटिंग की शरीयत में प्रोपोर्शनेट मेथड या प्रोपोर्शनेट कॉन्सेप्ट। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है जितना परसेंटेज ऑफ टाइम पीरियड आपने एसेट को हेल्ड किया, उस प्रोपोर्शनेट पे आपने अपने एसेट को डेप्रिशिएट किया। हकीकत में हमने 3 मर्तबा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेट की, लेकिन इफेक्टिवली ये 2 साल का डेप्रिसिएशन भी नहीं है। एम आई राइट? हकीकत में हमने 3 मर्तबा डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की, लेकिन ये इफेक्टिवली 2 साल का भी डेप्रिसिएशन नहीं है, क्योंकि 1 साल का 1 लाख है। स्ट्रेट लाइन रखा था मैंने, बिल्कुल सिराते मुस्तकीम सवाल बनाया था जानबूझ के कि 8 लाख रुपए की कॉस्ट, 1 लाख की सैलरी वैल्यू, 7 लाख बच गए, 7 पे डिवाइड कर देंगे, हर साल कितना हो जाएगा 1 लाख। तो भाई अगर 1 लाख 1 साल का डेप्रिसिएशन है तो इफेक्टिवली 3 साल का कितना होना चाहिए था 3 लाख। 2 साल का कितना होना चाहिए था, यहाँ तो 2 लाख भी नहीं है, 2.25 लाख है। तो बात ये है यहाँ पे 3 फाइनेंशियल ईयर शामिल हो गए। याद रखें इस कंपनी का ईयर दिसंबर नहीं है। कुछ बच्चे समझ रहे सर 2 हुए 2017 2018, नहीं, असल में इसका ईयर एंड होता है जून 2017 को पहला, फिर दूसरा ईयर कब एंड हुआ जून 2018, इसके 2 ईयर आ गए थे, तीसरा ईयर भी शुरू हो गया था और तीसरे ईयर के 3 की निस्बत से 3 महीने इस्तेमाल करके उसने इसको बेच दिया। तो कितने फाइनेंशियल ईयर इनकॉर्पोरेट हो गए, लेकिन एक कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर, एक 50% और एक तकरीबन 25%, मतलब एक 12 महीने का पूरा साल जो बीच में आया, और जो पहला साल था वो 6 महीने हमारे साथ था और आखिरी साल था वो 3 महीने था। ये कैलकुलेशन हमने यहाँ परफॉर्म की और हमारे जो कॉमर्स के खवातीन हजरात यहाँ मौजूद है, ऑलरेडी वो लोग ये चीजें पढ़कर आए। थोड़ा बहुत शायद ये डिस्पोजल का कॉन्सेप्ट इतना नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन एटलीस्ट ये प्रोपोर्शनेट वाली कैलकुलेशन सिखाई जाती है। लेकिन अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉमर्स एज वेल एज नॉन कॉमर्स। यहां पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं कॉमर्स वालों से, ठीक है? कॉमर्स वाले, आयशा आपसे सवाल है, आप रेगुलर है क्लास में, जड़ा सवाल है, आप अपनी नॉलेज के मुताबिक आंसर दीजिएगा, ठीक है? आपने जो पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंगली बताइएगा। सब लोग सुनिएगा गौर से, कॉमर्स भी और नॉन कॉमर्स भी। जवाब मैं फिलहाल कॉमर्स से चाहता हूं। मैंने पहले साल इस एसेट पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, क्योंकि एसिड खरीदने और ईयर एंड आने के दरमियान का जो फासला था वो कितने महीनों का था। फासला सेम होता, ईयर एंड भी सेम होता, बिल्कुल सेम सवाल था। अगर मैं पहले ईयर एंड पे, हालांकि मैंने एसिड को खरीदा है अभी सिर्फ कितना टाइम हुआ है, अगर मेरा सवाल ये मैं पूरे साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर लेता तो क्या ये गलत हो जाता? क्या अकाउंटिंग की शरीयत इस बात की इजाजत देती है या नहीं देती? जी प्लीज, मैंने कॉमर्स से आप बैकग्राउंड देती है। किसने बताया आपको ये बात? अच्छा देखिए, आप लोग शायद पढ़ के आए कहीं से, थोड़ा सा आपने कहीं पढ़ा है? पॉलिसी पे डिपेंड है। जी आयशा, हो सकता है। अब सुने, असल में जी बोले आप, अब सुने, अब सुन ले। यहाँ पे असल में मैं यहाँ पे जिस पॉइंट की तरफ जाना चाह रहा था वहां पे उन्होंने कुछ पॉइंट बोला है। और दूसरी बात ये है, असल में देखिए इंटर कॉमर्स में ना बहुत सारी चीजें बहुत लिमिटेड पढ़ाई जाती है। अच्छा, वहां पढ़ाने का जो वे होता है ना, वो होता भी थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं होता, वो एकेडमिक होता है। देखिए मैं खुद इंटर कॉमर्स पढ़ के आया हूँ, ऐसा नहीं मैं किसी की बुराई करूँ, मैं खुद भी जब इंटर कॉमर्स को अगर पढ़ाऊं, वैसे तो अब मैं नहीं पढ़ाता, पहले मैंने पढ़ाया है, तो मैं वहां वैसे ही पढ़ाता हूं जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि वहां अगर बच्चों से स्टैंडर्ड की बात की जाए तो उनको नहीं पता स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। वहां बच्चों से प्रोफेशनल गुफ्तगू की जाए तो वो उनको समझ में नहीं आती, और जाहिर सी बात है वो उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा जो कराची बोर्ड है, हमारा जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है,
वहां उनके हिसाब से पढ़ाया जाता है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा डेप्थ आपको पढ़ाई जाती है। तो बात ये है, कॉमर्स वाले कुछ पढ़ के आते हैं, कुछ शायद ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होता उन्होंने, वहां पे उनके जहन में एक बात ये होती है समटाइम कि हमने जितना टाइम रखा है सर, ये कैसे हो सकता है कि हम उससे ज्यादा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें। इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, वहां अभी पीछे कुछ स्टूडेंट बैठे हुए, यहाँ बैठे हुए हमारे एक भाई, इन लोगों ने कहा कि सर इट कैन बी पॉसिबल, एंड दे आर राइट, बिल्कुल पॉसिबल है। और असल में ये हर कंपनी की अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी होती है। बास कंपनीज की अकाउंटिंग पॉलिसी में ये बात लिखी जाती है कि फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज। फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज। इसका उर्दू में तर्जुमा होता है कि जिस साल एसेट को खरीदोगे उस साल ईयर एंड पे उस पे पूरे साल का क्या रिकॉर्ड करोगे। चाहे आपने 2 महीने पहले खरीदा हो, चाहे आपने 2 दिन पहले खरीदा हो, नो नीड टू टेक एनी टेंशन। अब बच्चा पता है क्या समझता है, सर ये 2 दिन पहले तो लिया, ब्रांड न्यू है सर, आपने तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ऊपर पढ़ाता हूँ ना सेमेस्टर 4 में, तो वहां तो मैं दिसंबर की 31 को भी खरीदता हूँ ना, डेप्रिसिएशन पूरे साल का रिकॉर्ड कर देता हूँ, क्योंकि ये पॉलिसी कुल्लू जायज, अकाउंटिंग की शरीयत में इस बात की इजाजत है और ये पॉलिसी है। ये सवाल पूछा भी जाता है अक्सर, जब आप लोग थोड़े बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह और आप कहीं जॉब के लिए जाएंगे, आपका इंटरव्यू होगा, वहां पे आपसे बहुत सवाल पूछे जाएंगे, बहुत सारे आईएएस, ये आईएएस की रिक्वायरमेंट है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी हम पिकनिक पे गया, एक स्टूडेंट मिली मुझे, वो नॉर्थ कैंपस की थी, अब वो सेमेस्टर 4 का पेपर दे रही है, तो उसने मुझे बताया कि सर मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देकर आई हूँ और इतने सारे सवाल उनसे, उन्होंने मुझसे आईएएस के पूछे, बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझसे एग्जामिन की। मुझे भी याद है वंस अपॉन अ टाइम, मैंने जॉब तो एक ही जगह की है, लेकिन एक दफा मैं एक जगह इंटरव्यू देने गया था, शील्ड पाकिस्तान, आप सब जानते हैं शील्ड की बहुत सारी प्रोडक्ट हम और आप यूज करते हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं। शाहरा फैसल पे बिजनेस एवेन्यू आई थिंक बिल्डिंग है, वहां पे उनका ऑफिस था, वहां मुझे बुलाया, मैं गया इंटरव्यू देने, टेस्ट दिया, मैंने टेस्ट भी दे दिया, फिर उन्होंने बहुत सारे सवाल भी पूछे और उन्होंने ये पॉलिसी भी मुझसे वहां पूछी थी डेप्रिसिएशन की, मुझे याद है। तो देखिए ये वन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी के यू कैन चार्ज फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट। असल में हम डेप्रिसिएशन को शायद हम इस तरह मैच करते हैं कि यार एसिड इस्तेमाल होगा तो डेप्रिसिएशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। असल में डेप्रिसिएशन इज व्हाट, अगर आप डेफिनेशन पे जाओ जो मैंने डे 1 लिखवाई है, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल कॉस्ट ऑफ एन एसेट। असल में ये जो हम नॉन करंट एसेट की बात करते हैं ना, ये बड़े एसेट होते हैं और ये बड़े एसेट मतलब बड़ी अमाउंट के होते हैं। तो बड़ी अमाउंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर ये पहले ही साल सारा एक्सपेंस दिखा दें हम, तो हमारा जो प्रॉफिट है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन एसेट की कॉस्ट को बजाय पहले साल कॉस्ट मानने के ओवर डिफरेंट ईयर उसकी कॉस्ट को एलोकेट कर देते हैं। तो बहरहाल इन शॉर्ट हाजा मौजूद इन शरीयत, आप अपने एसेट को फुल ईयर डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर सकते हैं इन द ईयर ऑफ परचेज। अब एक और बात, मैंने आखिरी साल इस एसेट पे कितने महीने का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया, 3 महीने का। बास कंपनीज की ये पॉलिसी होती है, इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल नो डेप्रिसिएशन। इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल मतलब उनकी एक कंप्लीट पॉलिसी होती है, और वो कंप्लीट पॉलिसी क्या होती है कि इन द ईयर ऑफ परचेज फुल ईयर डेप्रिसिएशन एंड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल नो डेप्रिसिएशन। बास कंपनीज की पॉलिसी होती है इन द ईयर ऑफ खरीदना फुल ईयर डेप्रिसिएशन, इन द ईयर ऑफ बेचना नो डेप्रिसिएशन। यानी जिस साल खरीदेंगे उस साल पूरे साल का, चाहे हमने ईयर एंड से 10 महीने पहले लिया हो, 4 महीने पहले लिया हो, 6 महीने पहले लिया हो, 3 महीने पहले लिया हो, नो नीड टू टेक एनी टेंशन, फुल ईयर डेप्रिसिएशन। और जिस साल बेचेंगे अगर पॉलिसी है कि नो डेप्रिसिएशन, तो उस साल का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड। अब यहाँ पे एक और सवाल उठता है,
कि सर पेपर में हमें क्या करना चाहिए। पेपर में अगर सवाल साइलेंट है, ये सवाल साइलेंट था, इस पे मैंने कोई पॉलिसी लिखी थी नहीं, इस पे मैंने कोई पॉलिसी मेंशन, सवाल साइलेंट था, खामोश था। तो जब सवाल साइलेंट हो जाए तो फिर आप प्रोपोर्शनेट मेथड को फॉलो करेंगे, यानी जितना टाइम पीरियड एसेट का और आपका साथ है उतने टाइम पीरियड का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ मेरे साथ एसेट 1 साल और 9 महीने रहा, पहले साल 6 महीने, दूसरे साल 12 महीने, तीसरे साल 3 महीने, अराउंड ये बनते हैं आपके 12 और 9 21 महीने। तो मैंने 21 महीनों का क्या रिकॉर्ड किया, डेप्रिसिएशन, क्योंकि यहाँ पे सवाल में पॉलिसी मेंशन। इसका मतलब फिर ये हुआ कि सर अगर सवाल हमें पॉलिसी बता दे तो फिर अगर मैं इस सवाल में एक लाइन ऐड कर देता, मैं यहाँ मेरे पास स्पेस मौजूद है इस तरह, यहाँ ऊपर जाके मैं एक पॉलिसी लिख देता यहाँ पे कि इट इज द एबीसी कंपनी पॉलिसी टू कैलकुलेट फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल या सेल। तो फिर मैं जून 2017 पे 6 महीने का रिकॉर्ड नहीं करता, पूरे साल का, और जून 2018 तो पूरा साल था, लेकिन फिर सितंबर 2018 पे कोई डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड, चाहे मैं 6 या 8 महीने इस्तेमाल करके बेचता तब भी मैं कोई उस पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड। एक तो ये बात आपको सिखानी थी आज, ये बात सबको क्लियर हो गई। ऐसा एक सवाल भी करवाने जा रहा हूं और वो हमारे आईसीएमए के पास पेपर का सवाल है, और उस सवाल में हमारे इसी लेवल का फंडामेंटल लेवल का सवाल है। एग्जामिनर ने ये पॉलिसी लिख कर दी थी आपको सवाल के अंदर, आधा मौजूद, राइट। अच्छा, दूसरी बात, एक और तब्दीली आपको बताने जा रहा हूं जो उस सवाल में मौजूद है। वो तब्दीली ये है, अगर मैं किसी से पूछूं कि कैन यू टेल मी हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, फॉर्मूला पूछना चाह रहा हूं आपसे। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट, कॉस्ट माइनस आरवी रेसिडुअल वैल्यू, एसवी सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, डिवाइडेड बाय लाइफ, डिवाइडेड बाय जिंदगी, डिवाइडेड बाय यूजफुल जिंदगी। दिस इज द वे टू कैलकुलेट depreciation expense by straight line method. My question is that, मेमन भाई आपसे सवाल है, मेमन भाई ये बताएं, अभी इन्होंने कहा कि सर द वे टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। मेमन भाई क्या कोई और तरीका है स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करने का? ला मौजूद नहीं है जी सर, आप लोगों को पता है? नो आइडिया। बिलाल भाई, सर, आयशा, ओके, नाउ शाहनवाज, यू वांट टू से समथिंग? ओके, कम टू द पॉइंट। अनदर वे टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगेन स्ट्रेट लाइन मेथड इज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। वो डिमिनिशिंग नहीं है, डिमिनिशिंग पे रेट कॉस्ट पे नहीं लगता, बुक वैल्यू पे लगता है। बुक वैल्यू हर साल सेम नहीं होती, कम होती है, तभी आपका डेप्रिसिएशन हर साल वहां पे क्या होता है, लेकिन कॉस्ट हमेशा फिक्स हो जाती है। और कॉस्ट पे रेट लगाऊंगा तो हर साल डेप्रिसिएशन सेम आएगा। कॉस्ट पे अगर परसेंटेज लगाऊंगा तो हर साल डेप्रिसिएशन, फॉर एग्जांपल मैंने 5 लाख का एसेट लिया, 20% डेप्रिसिएशन का रेट फिक्स कर दिया। कितना परसेंट? 5 लाख का 20% 1 लाख, पहले साल भी 1 लाख, दूसरे साल भी 1 लाख, तीसरे साल भी 1 लाख। बाकी वो प्रोपोर्शनेट करना हो तो वो हम कर सकते हैं 1 लाख पे, उसमें कोई शरई पाबंदी। अगर आपकी पॉलिसी नहीं है फुल ईयर वाली तो आप 5 लाख पे 20% निकालो, 1 लाख आता है, मल्टीप्लाई बाय 7/12 मल्टीप्लाई बाय 5/12 मल्टीप्लाई बाय 6/12, उस पर मसला नहीं है। लेकिन याद रखें, द वे टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, number 1 is cost minus salvage value upon life, and number 2, another way to calculate depreciation expense is cost multiplied by rate. Is that clear? कुल्लू मालूम? इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट होल्ड कीजिएगा स्टूडेंट्स। सर,
ओके जी आयशा, क्या सवाल है आपका? अच्छा, अब देखिए एक सवाल रेज हुआ है और किसी ने कहा कि सर एक पॉलिसी ये है कि जिस साल हम एसेट को डिस्पोज ऑफ करते उस साल उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करते, तो उसका फायदा क्या है? देखिए, फायदा या नुकसान की बात नहीं होती है असल में। सम टाइम कंपनी जब पॉलिसी अडॉप्ट करती है तो यू हैव टू फॉलो योर अकाउंटिंग पॉलिसी। सेकंड थिंग इज दैट कि जब आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट नहीं करते तो आपकी अल्टीमेटली जो एसेट की वैल्यू है ना, वो बुक वैल्यू ज्यादा आती है। ठीक है, बुक वैल्यू ज्यादा आएगी। जब एक्सपेंस कैलकुलेट नहीं हुआ लास्ट ईयर तो बुक वैल्यू, अब आप मार्केट में बेचने जा रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू मार्केट में काफी कम हुई हुई है तो अल्टीमेटली आपका लॉस थोड़ा सा उसमें एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब मैंने दो बातें अभी आपको बताई। पहली बात तो ये बताई कि बाज दफा कंपनीज की पॉलिसी होती है कि फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। फिर एक और मैंने बताई कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को सिराते मुस्तकीम मेथड से कैलकुलेट करने के कितने रास्ते हैं? कॉस्ट माइनस सैलरी वैल्यू डिवाइडेड बाय, दूसरा रास्ता क्या है? अच्छा, फिर यहाँ पे एक सवाल आपके जहन में आना चाहिए कि सर हम पेपर में कौन सा मेथड अप्लाई करें? बात वही है, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन यू हैव टू कैलकुलेट। मुझे ये बताएं, इस सवाल में क्या मैंने रेट दिया था? जब मैंने रेट ही नहीं दिया तो क्या मैं रेट वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकता था? तो सवाल जब साइलेंट होगा, अकॉर्डिंग टू डेटा यू हैव टू कैलकुलेट। अब मैं जिस सवाल पे जा रहा हूं ना, सवाल तो बड़ा आसान है लेकिन उस सवाल में 2 in 1 चीजें हैं, डुअल कोर है वो। यानी उस सवाल में एक तो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन रेट वाला है, दूसरा उसमें पॉलिसी फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ खरीदना एंड नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ बेचने वाली पॉलिसी मौजूद है। तो एक सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं और ये सवाल जो है वंस अपॉन अ टाइम आईसीएमए के पास पेपर में आया था और ये सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नजर आ रहा है जी? अब नजर आ रहा है? जी भाई, इज दैट क्लियर? ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं और जो बातें मैंने आपसे अब तक डिस्कस की हैं उन बातों को अप्लाई नहीं किया, अब अप्लाई करने जा रहा हूं। पिछले 2 सवालात में आपको प्रोपोर्शनेट का कॉन्सेप्ट दिया, एक में जिस साल खरीदा उस साल लेस देन अ ईयर, फिर अगले सवाल में जिस साल बेचा उस साल भी लेस देन अ ईयर डेप्रिसिएशन। अ मशीन वाज बोट ऑन May 1, 2012। कौन सी तारीख को परचेज की? हालांकि 1 मई को हॉलीडे होता है, बहरहाल इन्होंने परचेज कर ली, राइट? फॉर ₹160,000। कितने की खरीदी है? फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी एंड्स ऑन December 31। कंपनी का साल कब मुकम्मल हो जाता है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ने दिसंबर, कितने महीने? पहला ईयर एंड आएगा, 8 महीने होंगे। द मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट 10% अंडर सिराते मुस्तकीम मेथड। परसेंटेज तो हम कहाँ पढ़ते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड भी अभी मैंने आपको बताया है परसेंटेज पे हो सकता है। तो अब यहाँ पे 10% किस पे लगाओगे? कॉस्ट पे। इट इज द कंपनी पॉलिसी टू चार्ज फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। डिस्पोजल बोले तो सेल। कंपनी की पॉलिसी है कि जिस साल एसेट को खरीदती है पूरे साल का क्या रिकॉर्ड करती है, और जिस साल बेचती है डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड। मशीन इज डिस्पोज ऑफ, मशीन बेच दी गई फेब 2015, 1,17,000। अभी आप देखो, आपने मशीन ली 2012 में, पहला ईयर एंड आएगा दिसंबर 2012, दूसरा ईयर एंड आएगा दिसंबर 2000, तीसरा ईयर एंड आएगा दिसंबर 2014। उसके बाद क्या मैं 2 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा? अभी तो पिछले सवाल में तो किया था मैंने। अच्छा, वहां पॉलिसी नहीं थी, साइलेंट था।
और यहाँ पहले साल तो 8 महीने का करूंगा ना, पहले साल फुल ईयर, कुल्लू जाइस। ओके, अब आपने कैलकुलेट करना है। सुने, 2 रिक्वायरमेंट है। कैलकुलेट बीवी एट द एसेट ऑफ द एसेट एट डिस्पोजल डेट। आपने एसेट की बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कौन सी डेट पे, और फिर आप ये बताओ कितना नुकसान हुआ या कितना फायदा हुआ है इस एसेट को बेचने पर, गेन ऑब्लिक लॉस ऑन डिस्पोजल। तो 2 रिक्वायरमेंट है, बड़ा आसान, बड़ा सिराते मुस्तकीम सवाल है। मैं इसको यही सॉल्व कर रहा हूं। और यहाँ पे देखें, रिक्वायरमेंट नंबर 1, पहली रिक्वायरमेंट में क्या कैलकुलेट करना है, नहीं एसेट की बुक वैल्यू ना। तो बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले आपके पास क्या होना चाहिए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अब इधर देखिएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट। अच्छा, स्टेट टेन का फार्मूला ये होता है। अगर ये मैं बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डिमिनिशिंग। अब यहां देखिए कितने ईयर एंड आएंगे, 4। जी जी बिल्कुल, दिस इज ऑल्सो नोन एज फिक्स इंस्टॉलमेंट रेट। इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट रेट भी कह सकते। कंपनी का ईयर एंड कौन सी तारीख को आता है, आपने एसिड खरीदा था फेब 2012, मई 2012 में, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने महीने हो गए, 8 महीने बाद ईयर एंड आया, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन लाया। तो अब आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। एसिड की कॉस्ट है 1,60,000 रुपए, किसी को एतराज है, उधर देखो भाई, 1,60,000 रुपए, कितना रेट लगाऊंगा, क्या मैं मल्टीप्लाई बाय 8 6 अपॉन या जो भी 8/12 नहीं करूंगा। एक बात सुन ले, ये नहीं था कि ये परसेंटेज वाला मेथड तो यहाँ ऐसा होगा, ये नहीं था। अगर ये पॉलिसी की लाइन यहाँ से हटा दूंगा मैं सवाल में से, तो फिर मैं इसके ऊपर आगे क्या करता, मल्टीप्लाई बाय, फिर मैं ये करता। अगर ये पॉलिसी वाली लाइन, क्योंकि राइट नाउ हमारे पास पॉलिसी है कि जिस साल एसिड खरीदते हैं उस साल इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट हम पूरे साल का क्या रिकॉर्ड करते हैं। तो 1,60,000 का 10% कितना होता है, 16,000 रुपए। एम आई राइट। ये कौन से साल का डेप्रिसिएशन। उसके बाद फिर अगला ईयर एंड आएगा दिसंबर 31, 2013। चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, सिराते मुस्तकीम है, तो सिराते मुस्तकीम में ज्यादा टेंशन नहीं होती। तो यहाँ पर भी कितना हो गया, और यहाँ तो आपको वैसे भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा कंप्लीट ईयर है। ठीक है, फिर अगला ईयर एंड आया दिसंबर 31, 2014, पूरा साल है। 160,000 इंटू 10% बोले तो 1,60,000। एम आई राइट। ये बताए, सॉरी 16,000। ये बताएं कि क्या आपने 2015 के फेब में एसिड बेच दिया तो 2 महीनों का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, क्यों, एज पॉलिसी मौजूद, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ बेचना। ओके, इसका मतलब ये हुआ इन तीनों को प्लस करो तो आपके पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। यानी आपने 3 साल में इस एसिड पे कितना डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट कर लिया। अच्छा, अब आप इधर देखिए, हमें कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं करना था, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ऊपर देखो भाई, कैलकुलेट, लेकिन बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए था, जब तक मैं 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करूंगा मेरे पास मेरे एसेट की बुक वैल्यू। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि कॉस्ट वंस अपॉन अ टाइम एसिड खरीदा था 1,60,000 रुपए का, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1/12 है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 48 है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, ये माइनस करूंगा तो मेरे एसेट की बीवी आ जाएगी, बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू 1,12,000 रुपए बुक वैल्यू, 1,12,000। आपने बेचा कितने का है, मुझे लग रहा है किसी मेमन के पास था, फायदे में बेचा इसने। ठीक है, तो ये सर्टिफाइड मेमन था कोई, और बड़े प्यार और मोहब्बत से एसेट को रखा था,
सेल्स प्रोसीड्स, कितनी सेल प्रोसीड्स है? 1,17,000 में से कितना माइनस करूंगा? बुक वैल्यू को माइनस करूंगा, ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे कितना फायदा या कितना नुकसान हुआ है। ठीक है भाई, तो फायदा आपको 5,000 का गेन ऑन डिस्पोजल, क्योंकि आपका आंसर किसमें आ रहा है? पॉजिटिव बोले तो फायदा। ओके, इज दैट क्लियर? एनी ऑब्जेक्शन? चलें आगे। अच्छा, इसमें और क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं? फर्दर कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने जा रहा हूं। हमने इसमें आज, मैंने आपको शुरू में कहा था कि इंशाल्लाह इसमें आज हम वेरिएशन पे बात करेंगे, और गेन ऑन डिस्पोजल हमने कैलकुलेट किया, जो कि 5,000 रुपए। कॉपी करना है आप लोगों को? कॉपी कर लें जल्दी से, मैं थोड़ा सांस ले लूं ना, पानी वानी पी लूं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें डिस्कस करना है कि डिस्पोजल में एक और कॉन्सेप्ट होता है। बेसिकली वो डिस्पोजल ही है, लेकिन उसको एक और नाम दिया जाता है एक्सचेंज। देखिए, अब दो तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूं। आपके पास ये मोबाइल फोन है, आप मार्केट जाए और इस मोबाइल फोन को बेच के कैश लेकर आ जाए, वन ऑफ द वे। अब तक हमने तीनों सवालात में यही देखा। तीनों सवाल से मुराद, लास्ट क्लास में फार्मा वाला सवाल, उस फार्मा ने 3 साल एसेट को अपने पास रखा, 3 साल एसेट को डेप्रिशिएट किया, 3 साल के बाद एसेट की बुक वैल्यू कैलकुलेट की और मार्केट में उसने बेच दिया। पैसे मिल गए थे उसको, सेल प्रोसीड। कितनी सेल प्रोसीड मिली थी उसको? 8 लाख रुपए, और बहुत बड़ी ये बुक वैल्यू आ रही थी, उसको अच्छा खासा नुकसान हुआ था। आज हमने देखा एबीसी ट्रेडर्स के सवाल में, स्क्रीन पे मैं आपको शेयर भी कर सकता हूँ ये, जिसमें हमने एसेट को 21 मंथ रखा। पहले साल 6 महीने, अगले साल पूरे साल, तीसरे साल 3 महीने, और हमने 21 महीनों का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके माइनस किया। बुक वैल्यू आ गई थी हमारे पास इसकी 6,25,000, मार्केट में 6,60,000 का बेचकर कैश लेकर आ गए, गेन ऑन डिस्पोजल। फिर एक और सवाल अभी पास पेपर का किया हमने, 1,60,000 का एसेट किया, 3 साल पॉलिसी के मुताबिक डेप्रिशिएट किया, मार्केट में बेच के आ गए। कितने का बेच दिया? 1,17,000। वन ऑफ द वे डिस्पोजल। अनदर वे इज एक्सचेंज। आप जाते हैं मार्केट में, पुराना मोबाइल देकर नया मोबाइल लेकर आ जाते, दिस इज नॉन एज एक्सचेंज। क्या कहलाता है? एक्सचेंज। अब अक्सर जगह पे लिखा हुआ भी होता है, पुरानी मशीन दे नई मशीन ले, पुराना एसेट दे नया एसेट ले। तो अब उसमें डेफिनेटली आपका जो पुराना एसेट है और जो उसका नया एसेट है, उन दोनों की वैल्यू सेम नहीं होती। देखिए, एक होती है बुक वैल्यू और एक होती है मार्केट वैल्यू। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑल्सो नोन एज फेयर वैल्यू। क्या कहा जाता है? अभी हमारी बुक में ये एसेट आ रहा था 1,12,000 का, मार्केट ने कितने में कबूल किया? ये फेयर वैल्यू थी। उस दिन मेमन का एसेट था शायद 21 लाख समथिंग का, लेकिन वो मार्केट में कितने का बिका था? 8 लाख का। देखो, मेमन को याद है। आज के सवाल में एक एसेट था हमारी बुक में 6.25 लाख का, मार्केट ने खरीदा 6,60,000। मार्केट वैल्यू इज समथिंग डिफरेंट एज कंपेयर टू बुक वैल्यू। अब इस टाइप के सवाल भी आते हैं पेपर में। आपने एक एसेट लिया, आसान एग्जांपल से आपको पहले समझाऊंगा, फिर एक सवाल करवाता हूं। आसान एग्जांपल से मुराद, आपने 10 लाख रुपए का एसेट लिया, 3 साल इस्तेमाल किया, 3 लाख डेप्रिशिएट कर दिया। कितनी बुक वैल्यू आ रही है? 7 लाख ना। 10 लाख रुपए का एसेट लिया, 3 साल चलाते मुस्तकिल डेप्रिशिएट किया, 3 लाख रुपए। आज कितनी बुक वैल्यू आ रही है? अब आप जाएं मार्केट में, आपको एसेट एक्सचेंज करना है, पुरानी मशीन देकर
नई मशीन लेनी है। अच्छा, अब आप जब मार्केट में गए, आपने जो मशीन परचेज करनी है वो 15 लाख रुपए की है। नई मशीन है, जाहिर सी बात है, वो कितने की है? 15 लाख की। आपकी मशीन की बुक वैल्यू कितनी आ रही थी? 7 लाख। जब उस बंदे ने आपसे कहा कि भाई ये मशीन तो हम खरीदेंगे 5 लाख रुपए में, कितने में खरीदेंगे? क्योंकि हो सकता है उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई हो, तभी तो आप नई मशीन खरीदने जा रहे हैं। आपकी प्रोडक्शन बहुत स्लो हो गई है, मार्केट में बहुत हाई स्पीड की मशीन आ गई है, आपके सारे कॉम्पिटिटर ने हाई स्पीड की मशीन खरीद ली है। अब उनकी प्रोडक्शन की डिमांड पूरी हो रही है और आप डिमांड पूरी, तो आपको भी नई मशीन चाहिए। आपकी मशीन पुरानी हो गई है, ऑब्सोलीट हो गई है, इसकी मार्केट वैल्यू भी गिर गई है। ऐसा ही होता है, नया मोबाइल आता है, पुराने मोबाइल की मार्केट वैल्यू गिर जाती है, उसकी प्राइस भी कम हो जाती है, उसके फीचर्स अच्छे होते हैं नए मोबाइल के। अब आपने कहा कि भाई ठीक है यार, ये दे दो 15 लाख वाली मशीन और ये ले लो कितने में? 5 लाख में। तो क्या आप उसको कुछ कैश भी देकर आओगे? कितना कैश देकर आओगे? 10 लाख। आप ये बताओ, इस ट्रांजेक्शन में आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? कितना नुकसान हुआ? 2 लाख का। इस टाइप के सवाल भी पेपर में आए हैं, और पेपर का ही एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं और आप लोगों ने अब सॉल्व करना है। मैं खामोश रहूंगा, सवाल आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है? ये सवाल था आईसीएमए के पास पेपर में, वंस अपॉन अ टाइम, एफएफए का सवाल था। और इस टाइप की चीजें एमसीक्यूज में एग्जामिनर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आपसे जो है वो डिस्कस कर रहा होता है, ठीक है? सवाल नजर आ रहे हैं सबको? ओके। अब ये देखिए, इसने ये सवाल आपको बना के दिया, पास पेपर में एज इट इज आया था ये। फॉलोइंग डेटा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ वजाहत और उसके बेटे, वजाहत एंड सन्स। कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीन, यानी पुरानी मशीन कितने की वंस अपॉन अ टाइम खरीदी थी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इस पे कितना डेप्रिसिएशन आप रिकॉर्ड कर चुके थे? तो इन दोनों के डिफरेंस से पुरानी मशीन की क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी? बुक वैल्यू। ट्रेड इन अलाउंस ऑफ ओल्ड मशीन, यानी ओल्ड मशीन मार्केट में कितने की बिकी? और 11,000 बुक वैल्यू थोड़ी है भाई, बुक वैल्यू तो 14,000 है। 65,000 की एक मशीन खरीदी थी, कितने हजार रुपए का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर चुके थे? 51। तो कितनी बुक वैल्यू थी? कितनी थी भाई? 14,000। ट्रेड इन अलाउंस फॉर ओल्ड मशीन, ये उस वैल्यू को कहते हैं जो वैल्यू एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज आपकी पुरानी मशीन को दी जाए। ये उस वैल्यू को कहते हैं जो एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज आपकी पुरानी मशीन को, पुराने एसेट को दी जाए। अभी मैंने एग्जांपल दी थी, और उस एग्जांपल में आप मुझे ये बताएं, मैंने ये एसेट कितने का मार्केट में बिकवाया था? अभी थोड़ी देर पहले दी थी 10 लाख का। वेरी गुड, 5 लाख। 10 लाख का खरीदा था, 3 लाख का डेप्रिशिएट किया था। मेरी बुक में कितने का आ रहा था, लेकिन मार्केट में कितने में कबूल किया था? ट्रेड इन अलाउंस, क्या कहते हैं उसको? जो मार्केट वैल्यू असाइन करे। फिर उस ट्रेड इन अलाउंस को किससे कंपेयर करो? बुक वैल्यू से। ट्रेड इन अलाउंस को किससे कंपेयर करो? अगर ट्रेड इन अलाउंस में से बुक वैल्यू माइनस करके आंसर पॉजिटिव आ जाए तो गेन, आंसर नेगेटिव आ जाए तो। अब इसकी ट्रेड इन अलाउंस कितनी है? 11,000। आप लिखोगे ट्रेड इन अलाउंस 11,000, फिर लिखोगे माइनस बुक वैल्यू कितनी? पहले बुक वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, जिस तरह मैं बुक वैल्यू कैलकुलेट करता था, और फिर मैं सेल प्रोसीड में से माइनस करता था बुक वैल्यू। अब सेल प्रोसीड में से नहीं करोगे, सेल प्रोसीड नहीं आ रही, आप बेच के नहीं आ रहे हो, एक्सचेंज करके आ रहे हो। ट्रेड इन अलाउंस में से क्या माइनस करोगे? आंसर पॉजिटिव आ गया तो गेन, नेगेटिव आ गया तो। अच्छा, नई मशीन कितने की मिली आपको? अच्छा, पहली रिक्वायरमेंट है कंप्यूट गेन और लॉस ऑन एक्सचेंज, कर लेंगे आपको कैलकुलेट। फिर ये कह रहे कैलकुलेट कैश पेमेंट टू बी मेड, क्या आपको कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे? मैं आपको देखिए एक चीज बताता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मोबाइल जब मैंने पहले भी मिसाल दिए, अक्सर मैं क्लास में समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूँ। 2 साल हो जाएंगे, मैंने नवंबर गालिबन लिया था और 2019 में, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं यहीं पढ़ा रहा था, क्लास ले रहा था, और रात को मेरी क्लास होती जो इवनिंग वाली क्लास थी,
यहाँ से मैं क्लास लेके निकला हूँ और मैं रहता भी मदीना रोड पे ही हूँ, हमारे वहीं करीब ही सदर मोबाइल मार्केट है। तो मेरे पास पुराना मोबाइल था, हालांकि वो मैंने 2019 में ही लिया था, लेकिन वो बहुत जल्दी डेप्रिशिएट हो गया। उसकी वजह ये थी, वो गिर गया था मुझसे और उसकी स्क्रीन टूट गई थी। अब उसकी मार्केट वैल्यू इंतहाई कम। बहरहाल मैं गया मार्केट में और मैं पूरा माइंडसेट बना के गया था, मैं मतलब रास्ते में माइंड से बना लिया था। तो मैंने वो डेटा वेटा सारा डिलीट कर दिया था। वो होता ना जो आपकी जो भी होता है, क्या कहते हैं वो उसको, फैक्ट्री, हाँ, रिस्टोर कर दूं, ठीक है। मार्केट में जाके मैंने मोबाइल दिया और ये मोबाइल लिया। मुझे अच्छी तरह याद है 1700 रुपए उस मोबाइल का इनफ्लो था और ये मोबाइल 12,700 का था। तो क्या मार्केट में मेरे 12,700 का आउटफ्लो हुआ है? 11,000। लेकिन क्या मोबाइल मैंने 11,000 का लिया, ये 12,700। तो मैंने एक्सचेंज किया था। तो देखिए अक्सर होता है, एक्सचेंज की एग्जांपल्स हम कर सकते हैं, अपने ऊपर लाइव पे देख सकते हैं बहुत सारी चीजें। मैं तो अक्सर जो अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ, मेरे घर का जो एक माइक्रोवेव ओवन होता है, जो बड़ा वाला जो होता है, दूसरा वो गैस वाला जो होता है, वो अभी वो पुराना हो गया था काफी। मैंने यही किया, मार्केट किया, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट सदर, वहां पे मैं तो परचेज करने गया था। उन्होंने कहा आपके पास पुराना घर पे? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा वो हम खरीदते थे। मैंने कहा इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है भाई। उन्होंने कहा ठीक है, आप ये पसंद करें, ये हम घर पे ले जाएंगे, आपके ऊपर चढ़ा भी देंगे, हमारे बंदे साथ जाएंगे और आपका पुराना उतार के ले जाएंगे। मैंने बोला ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बहरहाल उसके उन्होंने मतलब कुछ स्क्रैप पैसे दिए थे उनके बाकायदा, लेकिन बात वही थी कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो कचरा भी बिकता है मार्केट में, तो मैंने वो भी एक्सचेंज किया। तो वो एक्सचेंज गेन लॉस या एक्सचेंज की जो आपकी ट्रांजेक्शन है, तो बहरहाल सम टाइम ये होता है कि आप अपने एसेट्स को एक्सचेंज करते हैं तो उसकी ट्रांजेक्शन डिस्पोजल से डिफरेंट होती है। डिस्पोजल क्या होता है? मार्केट में जाओ, एसेट बेचो, पैसा लेके आ जाओ। लेकिन एक्सचेंज में क्या होता है? मार्केट जा रहे, एसेट भी लेके आ रहे, पैसा भी लेके आ रहे, नया एसेट लेके आ रहे। दोनों चीजें पेपर में एग्जामिन की जाती है। एक्सचेंज के भी केसेस आते हैं पेपर में और डिस्पोजल के भी आते हैं। आ जाए एक्सचेंज केस सॉल्व करें आप लोग। हो गया सॉल्व करें। मैं अटेंडेंस कॉल करूंगा, आप लोग सॉल्व करें प्लीज पहले। स्टूडेंट इस सवाल को हम क्विक सॉल्व कर लेते हैं। और इसमें देखिए हमारे पास पहली रिक्वायरमेंट है गेन और लॉस ऑन एक्सचेंज, यानी आपने जो एसेट एक्सचेंज किया है उसमें आपको गेन हुआ या लॉस हुआ। तो गेन और लॉस की कैलकुलेशन करने से पहले मैं हमेशा क्या कैलकुलेट करता हूँ? एसेट की बुक वैल्यू। तो एसेट की जो बुक वैल्यू है, पुराने एसेट की कॉस्ट है 65,000, एम आई राइट? 65,000 के बाद उस पर कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुका था? यानी आपके एसेट की जो बीवी थी, बुक वैल्यू थी, वो कितनी थी? हाउ मच इज दैट? 14,000 एसेट की बुक वैल्यू थी। 14,000 वाली बुक वैल्यू का एसेट आपने जो एक्सचेंज किया, तो यहाँ पे सेल प्रोसीड नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? ट्रेड इन अलाउंस लिखते हैं, बस इनफ होगा इतना ही वर्ड। और ट्रेड इन अलाउंस कितना, मार्केट में कितनी वैल्यू दी गई, जबकि आपकी बुक में क्या वैल्यू आ रही थी? तो आंसर पॉजिटिव आ गया या नेगेटिव? मार्केट ने कम में कबूल किया, तो क्या 3,000 रुपए का लॉस है? लॉस ऑन डिस्पोजल नहीं है भाई, लॉस ऑन एक्सचेंज। लॉस ऑन एक्सचेंज, राइट? लॉस ऑन एक्सचेंज। अब इधर आए, सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? कैश टू बी पेड, कितना कैश आपको पे करना पड़ेगा। तो अब इसमें देखिए हमारे पास सबसे पहले तो बताएं कि कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितनी है? अच्छा, तो क्या उसमें से कुछ पैसे डिडक्ट हो जाएंगे पुरानी मशीन के? कितने पैसे डिडक्ट हो जाएंगे? 11,000 रुपए वो कह रहे हैं हमने ट्रेड इन अलाउंस लगा दिया आपकी पुरानी मशीन का, तो आपको 11,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है। तो कितना पैसा आप उनको देंगे? अच्छा, कोई आपसे पूछेगा आपने मशीन कितने की ली है, तो क्या आप ये बोलेंगे आपने 64,000 की ली है? हाँ, आपने कहना है हमने 75,000 की ली है भाई, पुराना एसेट भी लिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो विद दिस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज और नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।